हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक नया टॉपिक की जिसका नाम रहेगा गुणनखंड फैक्टर्स, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड के बारे में बात करेंगे आज। फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि गुणनखंड आप लोग बहुत ही दिनों से करते हुए आ रहे हैं। इस गुणनखंड के बारे में मतलब जानेंगे हम किस प्रकार से इस पर प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न पूरे के पूरे कंपटीशन में आते हैं और इसको कैसे हम कम से कम समय में सॉल्व करें, कैसे कम से कम समय में इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बने प्रश्नों को हम क्या करें, हल कर सकें। दोस्तों, आज इसके बारे में बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट लेकर के आए हैं। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, जिससे आपको पूरे के पूरे इस कंसेप्ट का पता चले। चलिए दोस्तों, इसको बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे। जैसे कि बात करें, एक कोई नंबर लें 8। अगर बात करें 8 मतलब गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो दी हुई संख्याओं को, ऐसे नंबर जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित करता है, वही जो उस नंबर का क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे नंबर जो दी हुई संख्याओं को पूरी क्या करता है, विभाजित करता है, वही उस संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। जैसे कि बात करें 8, तो 8 ऐसे नंबर जो 8 को क्या होगा, पूरी क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। यानी ऐसे नंबर जो 8 को पूरी विभाजित कर दे, वही क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा। दोस्तों, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर निकाला जाए तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसको 8 को कौन संख्या इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 कर रही है डिवाइड और 2 कर रही है। ठीक है, 2 के अलावा कौन कर रहे हैं, 4। फिर इसके बाद स्वयं 8। तो जो इसका 8 का फैक्टर हुआ, ये कौन हुए, 1 2 4 और 8, यही इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो ये अपने आप में क्या होगा, ये सभी के सभी संख्याएं क्या करेंगी, इसको डिवाइड करेंगी। हमने क्या बोला कि जो यानी कि वह संख्या जो दी हुई संख्या, नहीं 8 दी हुई संख्या है, वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी क्या करती है, यानी ये सभी के सभी क्या करती हैं, इसको पूरी डिवाइड करेंगी, तभी अपने आप में सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इसका फैक्टर कहलाएंगे या गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझे आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसमें ध्यान से समझिएगा, ये तो हुए इसके फैक्टर इसके कितने हुए, 4 फैक्टर हुए, 1 2 4 और स्वयं संख्या 8 हुई। लेकिन इससे बात करते हैं, इससे पहले एक संख्या की बात करते हैं जिसका नाम होता है, यानी इससे पहले किसकी बात करते हैं, एक संख्या की, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता क्या है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है, जो परफेक्ट नंबर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब कैसे पहचाने कि परफेक्ट नंबर है या नहीं। किसी भी संख्या, अगर दी हुई संख्या हमारे एग्जाम में अगर दे दे और पूछ ले उसमें से 3-4 विकल्प देकर कि इसमें से कौन सा जो है कि परफेक्ट नंबर है या पूर्ण संख्या है, कैसे बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परफेक्ट नंबर सबसे पहले कहते किसे हैं, इसको जान लें। तो परफेक्ट नंबर यानी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग जो होता है, संख्या दी हुई संख्या के जो सभी गुणनखंड होते हैं उनका जो योग होता है, यानी खुद जो स्वयं संख्या होती है उसको छोड़ करके। ठीक है, यानी दी हुई संख्या को छोड़ करके बाकी के सभी जो उसके गुणनखंड हैं उनका योग करें, तो उस दी हुई संख्या के अगर बराबर आ जाए तो वही अपने आप में क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। जैसे कि बात करें, देखिए हमने क्या बोला कि वह संख्या, यानी कि जो संख्या होती है, संख्या के जो सभी गुणनखंड होते हैं अगर उनका योग करें, संख्या के सभी जो गुणनखंड हैं अगर उनका योग करें, किसको छोड़ करके, जो स्वयं संख्या है उसको छोड़ करके, तो जो दी हुई संख्या है उसके बराबर आएगा, तभी वो अपने आप में परफेक्ट नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे परफेक्ट नंबर पूछे, जैसे बात कर लें कि 8 परफेक्ट नंबर है या नहीं, ये हमें बताना है। तो कैसे पहचानेंगे, इनका पहले गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, फैक्टर क्या क्या है, 1 2
4 और 8, यही फैक्टर है। लेकिन हमने क्या बोला कि जो संख्या है, संख्या के जो सभी गुणनखंड है उनका योग करें, किसको छोड़कर? द्विविध संख्या। द्विविध संख्या क्या है? इसमें से 8 है, इसको छोड़ करके इनका योग करें तो इस संख्या के क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तभी ये अपने आप में परफेक्ट नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 और 1 कितना होगा? 7 होगा। जबकि इसके इक्वल नहीं आया तो ये अपने आप में परफेक्ट नंबर नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, परफेक्ट नंबर वही होगा जो उनका गुणनखंड का योग जो होता है स्वयं संख्या को छोड़ करके, तो अगर योग करें उनका गुणनखंडों का स्वयं संख्या को छोड़ करके, तो उस संख्या के क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए अपने आप में परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं किसी और संख्या को लें, जैसे कि बात करें 6 की। 6 अपने आप में परफेक्ट नंबर है या नहीं, इसका क्या करना है? हमें पता लगाना है। तो 6 का सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर्स करेंगे। क्या क्या 6 का फैक्टर्स आएगा? 1 2 3 और स्वयं में क्या? ये 6 होगा। ठीक है, ये इसके क्या हुए? फैक्टर हुए। अब हमने पूछा आपसे कि 6 बताइए आपकी परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो दी हुई जो संख्या है यानी इनका जो गुणनखंड हुए उनका योग करना पड़ेगा। इनका योग करेंगे, लेकिन उस संख्या का योग नहीं करेंगे जो स्वयं संख्या अपने आप में एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हम नहीं करेंगे और मतलब योग नहीं करेंगे। ठीक है, और इनके बाद इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, जबकि इस संख्या के बराबर आ रहा है। ठीक है, जब इस संख्या के बराबर आ गया तो ये अपने आप में क्या होगी? परफेक्ट नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर इस तरह से किसी भी एग्ज़ाम में अगर प्रश्न बनकर पूछ ले कि परफेक्ट नंबर है या नहीं, पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, निम्न में से बताइए कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है। आपको सीधे सीधे उनका क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद जो स्वयं संख्या दी होगी उसको हम नहीं जोड़ेंगे, और बाकी के सभी के सभी जो गुणनखंड है उनको जोड़ने के बाद यदि जो संख्या है उसके बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 6 के बराबर इन संख्याओं का योग आया, तो ये अपने आप में परफेक्ट नंबर हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारे परफेक्ट नंबर की बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखा जाए आगे इस पर, इससे रिलेटेड, इस फैक्टर्स या गुणनखंड से रिलेटेड कितने प्रश्न इसमें बनते हैं। एक तो वह है पहला कंसेप्ट हमारा परफेक्ट नंबर पूछ लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि प्रश्न कई प्रकार से बनते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में प्रश्न कई प्रकार से बना जाता है इस चैप्टर से, यानी इस टॉपिक से कह सकते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक है, संख्या पद्धति का एक छोटा सा टॉपिक है उसी में। ठीक है, उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, और इससे रिलेटेड कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बन गया कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। ठीक है, इनका बाज्य गुणनखंड करिए। तमाम प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आपको धीरे धीरे सभी प्रश्नों के बारे में जो है कि आसान सा ट्रिक के साथ या कंसेप्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग सीखेंगे, और पूरे के पूरे इस गुणनखंड को, मतलब हमारे जो गुणनखंड के डाउट हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। दोस्तों बस हमारे इस YouTube चैनल से आप अंत तक बने रहें। ठीक है, आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ इसमें प्रश्न देखते हैं कैसे, किस प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए कि अगर हम बात करें कि 6 के जो गुणनखंड है उनकी संख्या क्या होगी, आप बताइए। तो 6 के गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए आप क्या करते हैं? सीधे सीधे आप काउंट करते हैं कि जैसे कि इसको कौन कौन भाग कर सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कौन कौन इसको भाग कर सकती है। इस तरह से भी प्रश्न गुणनखंड ना पूछ करके आपको कह सकता है कि 6 को कितनी संख्याएं भाग कर सकती हैं। ठीक है, या तो इस तरह से पूछ लेगा, या तो कह देगा आपसे कि 6 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, या 6 को कितनी संख्या भाग कर सकती है ये पूछ लेगा। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का मीनिंग सेम होगा, या भाग पूछे या गुणनखंड पूछे दोनों सेम है। करना क्या होगा कि हमें इस देखना होगा कि 6 को कितनी संख्याएँ भाग करती हैं। तो एक तो संख्या देखिए, एक अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो सभी के सभी जितने हमारे नंबर हैं सबको क्या करता है? डिवाइड करता है। तो एक तो हमेशा रहेगा, सभी के साथ रहेगा। तो एक जो है कि 6 को डिवाइड करेगा, इसके बाद कौन है? इसके बाद 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद 3 करेगा, इसके बाद कौन करेगा? इसके बाद स्वयं 6 करेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इनका जो गुणनखंड है वो बता करना है कि कितने हैं। 6 के
सभी गुणनखंडों की जो संख्या है ना जी, संख्या के बारे में हमें क्या करना है, बताना है कि कितने या 6 को कितनी संख्याएं भाग कर सकती हैं, ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कितनी संख्याएं, 1 2 3 4। तो ये 4 संख्याएं हैं जो 6 को क्या कर सकती हैं, भाग कर सकती हैं, या 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 के क्या हैं, गुणनखंड है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों का मीनिंग सेम है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। लेकिन अब तो बात आती है कि यहाँ पर छोटा सा नंबर था, इसका तुरंत जो है कि हमने पता कर लिया कि कितनी कितनी संख्याएं भाग कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा दे दे इसी तरह से तो कैसे निकालेंगे, इसी तरह से काउंट करेंगे? तो नहीं दोस्तों, वही लेकर आए हैं शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, जिससे हमारे पूरे के पूरे क्या हो, समय का बचत हो और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि इसका अब हमें क्या करना होगा, फिर इसी प्रकार से क्या करना होगा, काउंट करना होगा कितनी संख्या है इसको क्या कर सकती हैं, भाग कर सकती हैं। लेकिन हमें इसे लगेगा बहुत ज़्यादा समय, तो समय को बचाना है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसको लेकर के देखते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे कि इस पर शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसी का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जो खुद से भाग होती है, ठीक है, या एक से भाग होता है, ठीक है। जो संख्या स्वयं या एक से भाग होता है वही अपने आप में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 6 का फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप बहुत पहले से निकालते हुए आ रहे हैं जैसे, ठीक है। अब यही हमारा क्या हुआ, यही हुआ हमारा फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड हमारे यहाँ है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे वही अपने आप में अभाज्य संख्या होती है, अन्यथा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए, दो संख्या किससे कटेगी, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, ठीक है। 3 की बात कर लें, 3 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुई, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका जो, अब इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं। तो गुणा करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसकी पावर देखना होगा। ध्यान दीजिएगा, पावर देखना होगा। पावर क्या है इसका, पावर इसका है 1। तो अब इसमें देखिए, हमसे पूछा क्या था कि 6 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है, ठीक है। तो 6 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हमें देखना होगा सभी जो अभाज्य गुणनखंड की हैं उनका पावर कितने कितने हैं। तो देखिए, 2 का पावर यहाँ पर 1 है, 3 का पावर 1 है। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, इसमें इस पावर में केवल और केवल पावर में क्या कर देना है, +1 कर लेना है। पावर में +1 करके, यानी 1 और 1 कितना होगा, 2, और यहाँ पर 1 और 1 कितना होगा, 2, ठीक है। और इनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कितना जाएगा, 4। देखिए दोस्तों, फटाक से हमारा क्या आ गया, इसका यानी 4 संख्याएं जो है इसको क्या कर सकती हैं, भाग कर सकती हैं, या 4 संख्या इनके क्या है, गुणनखंड है। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार इसका भी क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं इसके, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 7 42 होगा, ठीक है। इसका भी गुणनखंड कर लें तो कितना होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे और 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका हुआ है क्या, अभाज्य गुणनखंड आया, ठीक है। तो 42 का अभाज्य गुणनखंड इतना आया। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसका पावर कितना है, 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो पावर में क्या करना है, +1 करना है। तो पावर में +1 करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है। यानी कि जो संख्या आई इसकी जो, यानी 42 को कितनी संख्याएं भाग कर सकती हैं, तो 42 को 8 संख्याएं भाग कर सकती हैं। या 42 का जो गुणनखंड होगा वो कितनी संख्याएं होंगी, तो 42 के गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आसान सा ट्रिक है आपके सामने, एक कंसेप्ट बहुत ही आसान सा है, आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, उसका प्राइम फैक्टर्स करना है। उसके बाद तुरंत जो है कि इस कंसेप्ट के द्वारा आप पूरे के पूरे कितना वो बड़ा आपको जो है कि नंबर दे दे, आप फटाक से निकालेंगे, कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आगे, अगला कंसेप्ट क्या होता है इसमें। चलो दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न लिया हमने 240 के, एक ही प्रश्न में सबका जो है कि
सभी कंसेप्ट सीख लेंगे। यानी 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, 240 के सम गुणनखंडों की संख्या बताना है, 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है और 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 4 टाइप के प्रश्न इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि ध्यान दीजिएगा करेंगे क्या, इसका सबसे पहले 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 240 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें ये बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि सबसे पहले हमें ये करना आना चाहिए, तभी जो है कि ये ट्रिक काम करेगी। अभाज्य गुणनखंड निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। यानी यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार 2 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, ये आया हमारा अभाज्य गुणनखंड इसका। ठीक है, ये हमारा आया अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा आ गया क्या, अभाज्य गुणनखंड आ गया। यानी कि क्या आया है, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम इसी अभाज्य गुणनखंड से कैसे सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला कंसेप्ट तो सीख ही चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालना हो या इसी को कह सकता है कि 240 को कितनी संख्याएं जो है कि भाग कर सकती हैं। तो इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो पावर दे रखे हैं, ठीक है, यानी जो इसका पावर है, गुणनखंड करने के बाद इनका जो पावर है, इन सभी पावर में क्या करना है, एक एक जोड़ करके इसका क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला तो हमारा बहुत ही आसान है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि इसमें एक जोड़ा इसके पावर में, पहला देखिए इसमें पहला सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका पहला सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं कि देखिए इसमें क्या करें, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड यही है, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। तो ध्यान दीजिएगा 240 के गुणनखंडों की संख्या कितना आ गई, 240 के जो गुणनखंडों की संख्या है कितना आ गया, तो आ गया 20। ठीक है, अब बात करेंगे अगला जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न के बारे में जानने क्या कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि 240 के सम गुणनखंडों की संख्या पता करना है। ठीक है, 240 के सम गुणनखंडों की संख्या हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब सम संख्या की बात करें ना, तो सम संख्या में जो हमें यहाँ पर जो सम पावर दे रखा है, ठीक है, जो सम पावर है, इवन जो पावर है उसमें हमें एक को ऐड नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, केवल और केवल किसमें, विषम संख्या में एक को जोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो सम अगर पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या बात करें, सम गुणनखंडों की संख्या की बारे में पूछे आपसे, तो क्या करिएगा कि जो सम संख्या है उसको आप उसके पावर को नहीं बढ़ाएंगे, यानी उसको सेम लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम है तो सम के पावर 4 है तो 4 को सेम लिखा हमने। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा कि इस जो विषम संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं हैं उसमें एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुणा करने पर हमारा आएगा 16। ठीक है, कितना आएगा, 16। अब यहाँ पर जो सम संख्या आ गई, कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, तो 240 की जो सम गुणनखंडों की संख्या है वो कितना आ गया, 16। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब सम संख्या की बात कर रहा हो ना, सम गुणनखंडों की संख्या की बात कर रहा हो, तो जो गुणनखंड हैं, जो सम हैं, उनके पावर में हमें एक को जोड़ना नहीं है, केवल और केवल जो विषम संख्याएं हैं उन्हीं के पावर में एक को जोड़ करके क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो आएगा प्रोडक्ट हमारा, वही क्या होगा, इनका यानी 240 के सम गुणनखंडों का क्या होगा जी, संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से करेंगे। अब जो तीसरा है, तीसरा जो है
तीसरा के बारे में बात कर लें कि तीसरा क्या कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या हमें क्या करना है, बताना है। विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि विषम जब पूछ ले आपसे, यानी कि 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, इसमें हमें बात कर रहा है कि 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो जब विषम संख्या की बात कर ले, विषम गुणनखंडों की संख्या को पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको जो है कि सम संख्या को कंसिडर नहीं करना है, नहीं लेना उसमें, केवल और केवल क्या करना है, जो विषम संख्या है उन्हीं के पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देना है। जैसे 3 के पावर 1 था, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 4। तो इसका जो विषम गुणनखंडों की संख्या है 240 के, वो कितना आ गया, तो वो आ गया हमारा कितना 4, ठीक है। अब बच गया लास्ट प्रश्न क्या बचा हमारा कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। लास्ट प्रश्न हमारा है, इसमें पता करना है हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 240 के। तो सेम वही कंसेप्ट क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 हुआ, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा क्या कि सबसे पहले हमको करना क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब अभाज्य गुणनखंड संख्या के बारे में पूछे आपसे, तो केवल और केवल आप क्या करिए, जो इसका आप अभाज्य गुणनखंड की उनका जो पावर है, उस पावर को जोड़ देंगे आप सीधे, तो उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 4 + 1 + 1, यानी कितना जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आया 6, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई एक को ऐड नहीं करना है, केवल और केवल जो पावर दे रखे हैं उन्हीं को क्या कर लेना है, जोड़ देना है, आपस में ऐड कर लेना है। तो क्या निकल कर आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। दोस्तों ये था हमारा गुणनखंडों का जो कंसेप्ट। लास्ट इसमें एक कंसेप्ट और बच गया है, ठीक है, उसको भी देख लिया जाए। लास्ट कंसेप्ट दोस्तों देखिए आपके सामने प्रश्न है, लास्ट कंसेप्ट का प्रश्न है, और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 100 के सभी गुणनखंडों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस 100 के सभी 100 जो है, 100 का जो है कि क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, ठीक है। यही होगा क्या, हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया किसका, 100 का। अब 100 का जब अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, यानी सभी गुणनखंडों का योग ध्यान दीजिएगा, योग पूछा है, सभी गुणनखंडों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो तरीका होता है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो गुणनखंड दे रखे हैं उसके जो पावर है, ठीक है, उसके पावर में एक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी इसके पावर में एक क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। तो 2 था 3 हो गया, इस पूरे में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। और इन संख्याओं में से जो बेस था, उस बेस का 1 कम करके क्या कर लेंगे, इसमें भाग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद क्या है, 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 3। अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा सब में 1 माइनस करना है, और जो बेस होगा उसमें से 1 कम करके इस पूरे की पूरी संख्या में क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 5 में से 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखते रहिएगा। यानी कि यदि इसका पावर करें, ठीक है, अगर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 का मतलब कितना आया, तो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना आया था, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर जो 3 है ना, 2 के पावर 3 का मतलब आया 8 - 1, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, अगर 5 के पावर कितना है 3 है, ठीक है, 5 के पावर कितना है 3, तो इसका मतलब है कितना है 125 - 1/4, ठीक है। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, कितना जाएगा, तो 1 माइनस करने पर 7/1 गुणे यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 124/4, ठीक है। तो ए पूरे के पूरे क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 4 से क्या होगा, ए कट जाएगा। तो ये कितने बार में कटेगा, ये ध्यान दीजिएगा, तो ए कटेगा आपका 31 बार में,
ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 7 में कितना आ जाएगा, तो 7 से 21 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 217। तो 217 क्या है, सभी 100 के सभी गुणनखंडों का क्या आ गया, योग आ गया। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व किए। एक और तरीका इसका है सॉल्व करने का, ठीक है, एक और तरीका है सॉल्व करने का। अब वह कौन सा तरीका है, तो देखिए जो ये गुणनखंड निकल करके आए हैं, जो गुणनखंड क्या है निकल करके आए हैं, इस गुणनखंडों को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो पावर दे रखे हैं ना, इसको हम 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचेंगे, इस पावर तक पहुँचेंगे। जैसे आपको देखिए यहाँ पर कैसे, यानी कि 2 के पावर क्या करेंगे, 0 गुणे 2 के पावर क्या करेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 2। देखिए यहाँ तक आ गए ना, 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 2 तक आ गए बस। तो ध्यान दीजिएगा 0 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे जो उसके पावर दे रखा हो। तो 0 से हमने स्टार्ट किया और वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक उसके क्या पावर दे रखा है, ठीक है। तो इसके पावर कितना था, 2 था। इसके बाद अगला जो है, अगला क्या है, 5 के पावर 2 है। तो 5 के पावर 0 से लेकर के कहाँ तक हमें जाना है, 5 के पावर 2 तक जाना है, ठीक है। तो 5 के पावर 2। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो देखिए 2 के पावर 0 है। अब 2 के पावर 0 का मतलब, ध्यान दीजिएगा किसी भी संख्या हो, किसी भी संख्या या कोई भी अंक दे रखे हों, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। ये आया हमारा 1 का सॉल्यूशन। फिर इसका आया 1 गुणे 5 गुणे 25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, इसका गुणा कर लें, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, तो ये आपका आ गया। ध्यान दीजिएगा इस सॉरी यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। यानी कि हमें पावर तक जाना है, कहाँ से, 0 तक ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबको ये ध्यान में रखिएगा, ऐड करते हुए चलेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे। लास्ट में इनमें दोनों का गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 0 से उस पावर तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 3 7 हुआ और गुणे यहाँ पर जोड़ लें 25 और 25 5 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। तो 31 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 217, ठीक है। ये आया हमारा क्या आंसर, यानी 100 के सभी गुणनखंडों का क्या आ गया, योग आ गया। दोस्तों आपको बस केवल और केवल यही करना है, यही कंसेप्ट है, यही ट्रिक है। आपको दे रहे हैं कुछ होमवर्क, आप घर से करिएगा दोस्तों। ये 5 रहेंगे आपके लिए होमवर्क जो आप घर से करेंगे, यानी इसका 5 निकालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा 5 मतलब क्या, सबका निकालना है, 5 यानी कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, सभी सम संख्याओं, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके कितने गुणनखंड है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सब में यानी सभी का पाँचों ज्ञात करना है, ठीक है। जो आपका पूरे के पूरे इस कंसेप्ट को बताए हैं, तो इस 5 को सॉल्व करिएगा और 1 का 5 आंसर देना है, यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, यानी 5 हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसका सॉल्व करके आंसर जो है, ठीक है, आंसर जो है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।